हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन हो जाता है, इसके अति लघु प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका भड़ोच तथा ताम्रलिप्ति इस युग के प्रमुख बंदरगाह हो जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, जल के स्रोत कौन कौन से हैं, लिखिए। तो वर्षा हो जाती है, यानी वर्षा का जो जल हो जाता है वो जल के ही तो स्रोत होते हैं ना। भूतल हो जाता है, प्रवाह हो जाती है, झीलें, जलप्रपात, शिव समुद्रम इत्यादि जल के स्रोत हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, जलप्रपात क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब जलप्रपात को समझ लेते हैं। जलप्रपात ऊंचे पहाड़ों की चट्टानों से बह निकलने वाली जलधारा को जलप्रपात कहा जाता है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाले नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। यदि गिरने वाला पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफी ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं। यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमिगत जल का क्या महत्व है? भूमिगत जल का महत्व, भूमिगत जल अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है ना। जो भूमि के अंदर है यानी ग्राउंड वाटर है। यह भूगर्भित जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच अंतकाश या रंध्राकाश में मौजूद जल को कहते हैं। भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव के लिए जल का अत्यधिक महत्व है। अब देख लेते हैं छत्रक। छत्रक क्या है? छत्रक पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपर्दन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन चट्टान के निचले भाग को घिस देती है, परंतु उसका ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है और छतरी के आकार की भांति खड़ा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे छत्रक शिला कहते हैं। क्वेश्चन है, बालुका स्तूप का निर्माण कैसे होता है? मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई रुकावट आती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। ये मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक बनते हैं। इनका आकार गोल, नवचंद्राकार और अनुवृत्ताकार होता है। नवचंद्राकार या चापाकार बालुका स्तूप को बरखान भी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वायु क्या है? वायु के गर्म होने का क्या परिणाम होता है? वायु पंच महाभूतों में एक है। वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है, जिसमें अनेक प्रकार की गैस जैसे जारक, प्रांगार, द्विजारे, नाइट्रोजन, उदयन इत्यादि। वायु के गर्म होने पर ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश में हुआ था। अब इसमें देखिए, कहीं कहीं पर आपको 345 भी मिल सकता है। जैसे अति लघु में आए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 345 भी माना गया, 350 भी और 340 भी। कहीं कहीं पर ये डेट्स चेंज हैं। लेकिन अगर आपके जैसे बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कहीं पे 45 है यानी 345 ईसा पूर्व है तो आप उस पर टिक करेंगे। अगर 345 नहीं है, 350 है तो आप इस पर टिक करेंगे यानी 350 पर टिक करेंगे। और 350 भी नहीं है, 340 है तो आप इस पर टिक करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अति लघु उत्तरीय में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 345 ईसा पूर्व भी है, कहीं कहीं पर 350 और 340 है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना।
चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या था? तो चंद्रगुप्त है यानी कि क्या स्रोत है? तो चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज की इंडिका ग्रंथ हो जाती है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है कि इनके बारे में अगर जानना है तो कहाँ से? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका ग्रंथ से आप जान सकते हैं, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया? तो चंद्रगुप्त ने 316 ईस्वी पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा? तो यहाँ पे समझ लेते हैं 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठे, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है सेल्यूकस में भारत पर आक्रमण कब किया? तो 350 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। मेगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो पाटलिपुत्र, ये हो जाता है आपका। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या 30 हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश तथा जनपदों के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो नगरों के न्यायाधीश व्यवहारिक महापात्र और जनपदों के न्यायाधीश को राजुक कहते हैं, है ना। यहाँ पे ये आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो अग्रम कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था? शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था जिन्हें तीर्थ कहते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे और अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिसे तीर्थ कहा जाता है। तीर्थों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो महापात्र कहा गया है। बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है? तो अमित्र यानी शत्रुओं का संहारक, यानी बिंदुसार को क्या कहा गया? तो अमित्र, शत्रुओं का संहारक इसका मतलब हो जाता है। क्वेश्चन हो जाता है अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता है? तो अशोक का धम्म वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था। मौर्य काल में समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो मौर्य काल में समाज 4 वर्गों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तो तक्षशिला हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तो तक्षशिला यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे है मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी ना था। और भी कारण थे, यानी मौर्य वंश के पतन का मुख्य कारण अशोक का बौद्ध धर्म अपनाकर अहिंसा के रास्ते पर चलना था। क्योंकि भाई राजा के लिए ये चीज तो थोड़ी सी, क्योंकि पहले आपने जैसे जंग किए, आपने जैसे कि आपने बहुत सी जगहों को जीता और उसके बाद अब आपने एकदम से छोड़ दिया तो क्या है, जो साम्राज्य है उसका विस्तार तो बहुत बड़ी बात है, अगर साम्राज्य टिका रह जाए तब भी मान लीजिए बहुत बड़ी बात है ना। तो इसीलिए ऐसा हो गया, अहिंसा के रास्ते पर चलना था। अशोक के अहिंसक रास्ते पर चले जाने के बाद उनके बहुत से राज्यों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने लड़ाई झगड़ा खत्म कर दिया। भाई जब हमको देश पर आक्रमण करना है तो जाहिर सी बात है आक्रमण कैसे करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब बहुत ज्यादा रक्त बह गया था, आप लोग इससे बहुत ज्यादा परिचित हैं और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं वीडियो, वहां पे आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में बारीकी से पता चल जाएगा कि किस तरह से क्या हुआ। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और इन्होंने क्या कहा कि हम कभी भी अब हम जैसे कि हम वो नहीं करेंगे, यानी जंग नहीं करेंगे, है ना। और क्योंकि उसमें क्या होता है, सिर्फ मनुष्य मरता ही है
है ना, क्योंकि भाई आप जीते या हारे लेकिन दोनों पक्ष की तरफ से क्या होता है कि जब भी जान जाती है तो दोनों पक्षों की जान जाती है। तो इसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इन्होंने देखा इस सब चीज़ों को, तो इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी और इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यही इनकी जो है सबसे बड़ी क्या हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन है, मौर्य के पतन का मुख्य कारण यही हो जाता है। और अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी भी नहीं रहा, तो इस तरह से आपका हो जाता है। मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करती थी, तो जन्म मरण का हिसाब रखना हो जाता है। सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत का प्रचलन किसने व कब किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया। महाकवि हरिशेन कौन था, महाकवि हरिशेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेना नायक था, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है ना, यानी कहा जाता है समुद्रगुप्त को, किसको, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। ठीक है ना, इस तरह से आपका हो जाता है। अब गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए, तो साहित्यकार हो जाते हैं कालिदास और विष्णु शर्मा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताएं, तो यहाँ पे समझ लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो शल्किक कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था, तो कुमारगुप्त। यहाँ पे आंसर राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाह्यान किसके शासन काल में भारत भ्रमण पर आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में। चीनी यात्री फाह्यान का वास्तविक नाम क्या था, तो चीनी यात्री फाह्यान का वास्तविक नाम कुंग। ठीक है ना, फाह्यान का फाशियान इनको फाहियान या फाशियान भी कह सकते हैं। ठीक है ना, जन्म 337 ईस्वी और मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु 422 ईस्वी अनुमानित है। ठीक है ना, यानी अनुमानित यानी अनुमान से है ना। फाहियान का क्या अर्थ है, तो फाहियान का अर्थ है धर्म गुरु या धर्म रक्षक। गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था, तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, जबकि कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। कौन, तो कुमारगुप्त तृतीय। उसके बाद हो जाता है, हूण आक्रमणकारी कौन थे। हूण लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था, तो हर्षवर्धन। उसके बाद क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो भुक्ति कहा जाता था। ठीक है ना, हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो भुक्ति। और हर्ष के समय के किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताएं। इसमें बाणभट्ट हो जाते हैं और दिवाकर। प्राचीन ग्रंथ राज तरंगड़ी में कितने राजपूत कुलों का लेख है, तो राजतरंगड़ी में 36 राजपूत कुलों का लेख है। इस तरह से आपका हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था, तो चंदेलों की राजधानी का नाम खजुराहो था। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो ये हो जाता है आपका कनकपाल। यहाँ पे क्या हो जाता है, कनकपाल। गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था, तो गोविंद चंद्र, जो
1114 से 1115 ईस्वी। जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो चंदावर के युद्ध में। किससे? तो मोहम्मद गोरी और इनके बीच में हुआ था युद्ध, है ना। अवंत सुंदरी कौन थी? अवंत सुंदरी एक विदुषी महिला थी। चेंदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो इस वंश का प्रथम शासक कोक्कल प्रथम था। चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी अहिल्यावाड़ा में थी, ठीक है ना। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, किंतु वास्तविक प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम था। चहमाल वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय 1169 से यानी 79 से 1193, 79 यानी 79, है ना। पाल राजवंश का प्रथम राजा शासक कौन था? तो धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी। ये हो जाता है। राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था, जो कर दिया जाता था ना, वही स्रोत था। राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि हो जाता है। राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? तो ब्राह्मण तथा जैन धर्म हो जाते हैं, यानी राजपूत काल में ब्राह्मण और जैन धर्म प्रचलित थे। राजपूत कालीन कला एवं स्थापत्य शैलियां कौन कौन सी थी? नाम उल्लेख कीजिए। नागर, द्रविड़ और वेसर हो जाते हैं। चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? तो 3 शाखाएं। कल्याणी के चालुक, वातापी के चालुक और वेंगी के चालुक, ये हो जाते हैं। कविराज मार्ग तथा रत्न मालिका किसके द्वारा लिखित कृति है? तो इसको समझ लेते हैं। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष प्रथम तथा रत्न मालिका किसके द्वारा? तो कालिदास द्वारा लिखित है ना। ये कृति हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, ऐहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो ऐहोल का विष्णु मंदिर वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। राष्ट्रकुल वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। कृष्ण प्रथम, ध्रुवधारा वर्ष, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष आदि हो जाते हैं। चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। यहाँ पे हो जाते हैं चोल वंश के प्रमुख शासक आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कोलोत्तुंग आदि, ये हो जाते। पल्लवकालीन मत्स्य विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? महेंद्र वर्मन। वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक पुलकेशिन, यहाँ पे पुलकेशिन हो जाता है, ठीक है ना। पुलकेशिन। वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुलकेशिन प्रथम 543। कब? तो 543 में। पल्लव वंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम आप कह सकते हैं। और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म 570 हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ था। गजनवी वंश को और किस नाम से जाना जाता था? तो यामनी वंश हो जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं? तो 5 बताए गए हैं। कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज, ये हो जाते हैं, ठीक है ना। भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाते हैं। सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था? तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला की उपाधि किसने दी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210। लाख बख्श, लाखों का दान करने वाले की उपाधि तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसमें हो जाते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 और मोहम्मद गौरी के आदेश पर। इस तरह से आपका हो जाता है। क्वेश्चन है, चालीसा क्या है?
तो 40 तुर्की सरदारों का गुट, ये हो जाता है। क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया? तो इल्तुतमिश। सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्ताना। ये किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। और इन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश का शासक कब से कब तक रहा? तो 1290 से 1220 ईस्वी तक रहा। भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन खुसरो खिलजी। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? तो इसमें हो जाता है 1333 ईस्वी में। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने की थी। गुलरुखी उपनाम किस शासक का है? तो सिकंदर लोदी। इसमें हो जाते हैं। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने की थी। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? तो धर्म प्रधान राज्य। नूह सिपेहर तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। राजतरंगड़ी के रचनाकार कौन है? तो कल्लड़ हो जाते हैं। उसके बाद है सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे? तो 4 खस जाजिया सकात व खराज हो जाते हैं। सल्तनत काल 1206 से 1526 के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 राजवंशों ने। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंगेज खान ने 1206। कब? तो 1206 पहला शासक था ये, ठीक है ना। चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया? उत्तरी चीन के भूभाग को। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है तैमूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तैमूर का जन्म 1336 में ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश के कैस नामक स्थान पर हुआ था। दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया? तो 1398 में। सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला? तो 320 वर्षों तक चला। सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? साम्राज्य की विशालता। सूफी क्या है? अरब में जो व्यक्ति सफ अर्थात भेड़ के बालों का ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी पुकारा गया। सूफी संप्रदाय क्या है? इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था। सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश है? मुस्लिम संप्रदाय। सूफी संतों का जीवन कैसा था? सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जहां वह स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति की धारणा का अर्थ एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया। भक्ति संतों का मूलाधार क्या था? ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। रामानुज निम्बार्क हो जाते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। अब यहाँ पे पहले हम ये भक्ति आंदोलन के जो ये प्रमुख संत है इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसमें रविदास भी हो जाते हैं, रामदेव जी भी हो जाते हैं और कबीरदास भी हो जाते हैं। इस तरह ज़रूरी नहीं कि आप यही 2 लिखें, जो आपकी समझ में आए आप लिख सकते हैं। बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज किया? तो 14। और बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण हेतु आया? तो एथनेसियम निकितिन ये आए, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन हो जाता है बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ? तो इसमें 5 यानी बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा ये हो जाते हैं। बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा हो जाता है, यानी बहमनी राज्य की जो राजधानी है वो गुलबर्गा है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? विजयनगर राज्य सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो 6 प्रांतों में विभाजित था। समुद्रगुप्त
यहाँ पे चंद्रगुप्त है, सॉरी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का नाम लिखिए। धन्वंतरी हो जाते हैं अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट और कालिदास। आप इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विशाख दत्त के द्वारा लिखित 2 नाटकों का नाम लिखिए। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम ये हो जाते हैं। चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? तो चंद्रमा अपने अक्ष के परितः लगभग 29 दिनों में कुछ अधिक समय में एक परिभ्रमण पूरा करता है। चंद्रवर्ष क्या है? कुल 12 चंद्रमासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। चंद्र दिवस किसे कहते हैं? 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा का सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, चंद्र दिवस कहलाता है। चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? तो चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक है ना। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। चंद्रमा क्या है? तो पृथ्वी का एक उपग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है चंद्रमा? तो पृथ्वी का एक उपग्रह हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। एपोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो इस अवस्था को एपोजी कहा जाता है। ग्रहण किसे कहते हैं? यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती तो उसे छाया बनती है, जिसे ग्रहण कहते हैं। जैसे चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो क्या होता है जब चंद्र ग्रहण होता है? तो देखिए इस तरह से समझ लेते हैं कि ये सूर्य अपनी ही जगह पे रहता है ना, सूर्य अपने ही जगह पे रहता है, लेकिन जब बीच में आ जाता है, मान लीजिए पृथ्वी के बीच में पृथ्वी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ गया? तो चंद्रमा आ गया। जब चंद्रमा आ गया तो क्या हो गया? तो ये सूर्य ग्रहण हो गया। और अगर पृथ्वी बीच में आ जाती है तो ये चंद्र ग्रहण हो जाता है, यानी इसकी छाया नहीं पड़ रही है ना, तो इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, क्वेश्चन आपका है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो हमने बताया था आपको एक ट्रिक की चप्पू है ना, और आंसू, इस तरह से बताया था। तो जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के में अवस्थित होती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब चंद्र ग्रहण होता है ना। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है। कब होता है? अब देखिए सूर्य ग्रहण, वही चीज अभी बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण क्या है? जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है। अभी देखिए ये सूर्य जो है वो अपनी ही जगह पे रहता है, ये नहीं कहीं पे जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य में चंद्रमा, अब मध्य में चंद्रमा आ गया है ना, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया, तो ये क्या हो गया? ये सूर्य ग्रहण हो गया। डायमंड रिंग क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य के किनारे चमकती हुई अंगूठी के समान दिखाई देते हैं, तो इसे डायमंड रिंग कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण को समझाएं। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो ये स्थिति पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाती है, और यदि चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ढक लेता है तो वो आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7। स्थल मंडल क्या है? स्थल तो आप समझते हैं, जहां पे आप रहते हैं, पृथ्वी, यही तो स्थल मंडल है। और जहां पे जल नहीं है तो वो स्थल है ना। पृथ्वी का धरातलीय भाग, यानी पृथ्वी का जो धरातलीय भाग, वही कि जहां पे रहते हैं वहां पे जल नहीं है, वहां वही आपका क्या हो जाता है? तो स्थल मंडल हो जाता है। पृथ्वी का धरातलीय भाग स्थल मंडल कहलाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनता है। वायुमंडल क्या है? समस्त स्थलीय व जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरे हुआ भाग वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखिए। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैवमंडल, ये हो जाते हैं। जैवमंडल क्या है? पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं, जैवमंडल कहलाता है। 7 महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ये
हो जाते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को, क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा सबसे ज़्यादा है। अगर बात की जाए तो 70 से 75 तक जल है और 25 लगभग 25 आपका स्थल है ना। भूपर्पटी किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। मैंटिल क्या है? भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, मैंटिल कहलाती है। कोर क्या है? इसके भागों के नाम लिखो। यह पृथ्वी के सबसे भीतरी परत है जो कि निकिल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के दो भाग हैं, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। शेल क्या है? वे सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका रोड़ी की भांति नरम एवं मुलायम हो, शेल कहलाते हैं। उसके बाद है चट्टानों के कितने भेद हैं? तो अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। रासायनिक संरचना के आधार पर अग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं, अम्लीय अग्नेय चट्टान और क्षारीय अग्नेय चट्टान ये हो जाती हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो अवसादी चट्टान वे हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताओ, बलुआ पत्थर या खड़िया, ये हो जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूपर्पटी, मेंटिल तथा कोर से होती है। मैग्मा क्या है? मैग्मा धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे मैग्मा कहा जाता है। लावा किसे कहते हैं? धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है तो इसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार या आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैसें, लावा क्या चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे आपका ये इतना हो जाता है, यानी आज की सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और कहीं पर भी कोई डाउट है, अगर उसे क्लियर करना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।